छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के पहले पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास में शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर शेरशाह सूरी ने किस प्रकार मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर पुनः सूर्यवंश को स्थापित किया उसके बारे में बात की और यह देखा कि शेरशाह सूरी ने किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल काल में अकबर को सर्वोत्तम प्रशासक मानते हैं, किंतु वस्तुतः अकबर ने शेरशाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया था। शेरशाह सूरी ने पहली बार एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया था और उसके द्वारा एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया गया। उस प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर सुधार किया गया। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शेरशाह ने व्यवस्था में सुधार किया था, उसने व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया था। शेरशाह का जो शासन था वह बहुत अधिक केंद्रीकृत था। उसने अपने पूरे साम्राज्य को 47 सरकारों में बांट रखा था, जो कि जिलों की तरह से थे, और उसके शासन में हमें प्रांत या सूबे जैसी इकाई दिखाई नहीं देती है। प्रत्येक सरकार के दो प्रमुख अधिकारी होते थे, शिकदारा यानी किसी क्षेत्र विशेष का अधिकारी, और एक मुंसिफा। प्रत्येक सरदार कई परगनों जो सरकारें थी वे कई परगनों में बटी हुई थी, और प्रत्येक परगने में एक शिकदार, एक मुंसिफ, एक फौजदार जो खजांची और तहसीलदार होता था, और दो कारकुन जो काम करने वाले कर्मचारी होते थे वह हुआ करते थे। क्योंकि शेरशाह सूरी एक ऐसा शासक था जो कि ज़मीनी स्तर से उठ कर के शहंशाह बना था, तो उसे जनता से जुड़े हुए मुद्दों की जानकारी थी, और उसने अपने शासन के दौरान जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हल करने का प्रयास किया। हालांकि शेरशाह सूरी को ज़्यादा समय शासन करने का अवसर नहीं मिला, फिर भी उसने राजस्व, प्रशासन, कृषि, परिवहन, संचार व्यवस्था के लिए जो काम किया उसका अनुसरण उसके परवर्ती शासकों के द्वारा किया गया। शेरशाह सूरी एक शानदार रणनीतिकार, आधुनिक भारतवर्ष के निर्माण में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हमें दिखाई देती है। उसने अपने छोटे से शासनकाल में जो शासन व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत किया वह बहुत ही अग्रणी है। शेरशाह सूरी ने ही अपने शासनकाल में आज की भारतीय मुद्रा यानी रुपए को जारी किया था। तो रुपए व्यवस्था का अग्रदूत शेरशाह सूरी को माना जाता है। शेरशाह सूरी ने मौर्यों के पतन के बाद पटना को पुनः प्रांतीय राजधानी बनाया गया और उससे एक नया नगर उसके द्वारा बसाया गया। शेरशाह सूरी ने वित्त व्यवस्था को सुधारने के लिए क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने जो ज़मीन पर जो लगने वाला कर है जिसे लगान कहा जाता है, उस लगान को रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित किया, यानी कि किसान से प्रत्यक्ष संपर्क करके स्थापित किया गया। स्थानीय आय जिसे कई प्रकार के करों से एकत्रित किया जाता था उसे अबवास कहा जाता था। शेरशाह ने भूमि का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया, अच्छी, साधारण और खराब, और पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। केवल मुल्तान में उपज का 1/4 लगान के रूप में लिया जाता था। लगान नगद में वसूला जाता था, और लगान के लिए जो 3 प्रणालियां थी वो जो प्रचलित थी वो थी बटाई या गल्ला बख्शी, नश्क या मुक्ताई या कनकूत, और नगदी या जब्ती या जमा। इन तीनों प्रणालियों में किसानों के द्वारा नगदी या जमाई व्यवस्था को अधिक सराहा गया था। 3 प्रकार की बटाई, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई का प्रचलन था।
शेरशाह के शासनकाल में ही जरीबाना या सर्वेक्षण शुल्क या और मुहासिलाना या कर संग्रह शुल्क भी देना पड़ता था, जो कि भू राजस्व का 2.5 से 5% था। इसके अलावा किसानों को पूरी लगान पर भी 2.5% एक्स्ट्रा देना पड़ता था। शेरशाह ने कृषि योग्य भूमि और परती भूमि दोनों की नपाई करवाई और नपाई के लिए उसके द्वारा जो माप लिया गया वह 32 अंक का सिकंदरी गज या सन की डंडी कहलाता था। एक डंडी थी, उसके द्वारा लोहे की छड़ थी, उसके द्वारा यह नपाई की जाती थी। मुल्तान में शेरशाह ने राजस्व निर्धारण और संग्रहण के लिए पहले से चली आई हिस्सेदारी व्यवस्था को ही प्रचलन में रहने दिया। शासन सुधार के क्षेत्र में शेरशाह सूरी ने जनहितकारी व्यवस्था की स्थापना की, जिससे अकबर ने भी बहुत कुछ सीखा। उसने सुविधा प्रबंध की सुविधा के लिए सारे राज्य को 47 भागों में बांटा और प्रत्येक जो प्रांत थे, प्रांत सरकार परगने और गांव परगने में बटे हुए थे। यह जो व्यवस्था थी, यानी केंद्र, प्रांत, फिर जिले और उपखंड और गांव, उसी प्रकार की जो आधुनिक व्यवस्था है उस प्रकार की व्यवस्था थी। तो शेरशाह के शासनकाल में भूमि व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। उसके शासनकाल में महान भू विशेषज्ञ टोडरमल खत्री, जिन्होंने आगे चलकर अकबर के साथ भी काम किया था, उन्होंने कई सारे भूमि सुधार करवाए, जिसमें भूमि की नाप करवाई, भूमि को बीघों में बांटा, उपज का 3/1 भाग भूमि कर में लिया जाता था। भूमि कर को अनाज और नगद दोनों रूप में लेने की प्रणाली विकसित की गई। पट्टे पर मालगुजारी लिखने की व्यवस्था की गई और किसानों को यह सुविधा दी गई कि वे अपना भूमि कर स्वयं राजकोष में जमा करा सकें। इस व्यवस्था को अकबर ने भी और उसके बाद अंग्रेजों ने भी चालू रखा। शेरशाह के द्वारा किया गया दूसरा महत्वपूर्ण सुधार मुद्रा सुधार था। उसने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए और कालांतर में इन सिक्कों का अनुकरण मुगल शासकों के द्वारा भी किया गया। शेरशाह ने जो सिक्के चलवाए उनमें 167 ग्रेन की सोने की अशर्फी, 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन का तांबे का दाम उसके द्वारा चलाया गया। ये जो सिक्के थे वे 23 टकसालों के अंदर बनते थे। इन सिक्कों पर उसका नाम, पद और टकसाल का नाम अरबी और देवनागरी भाषा में खुदवाया हुआ था। इसके बाद शेरशाह सूरी के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता उसके द्वारा जो परिवहन व्यवस्था स्थापित की गई वह उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। किसी भी शासन को, किसी भी साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जब तक यातायात समुचित नहीं होगा, और यातायात तब तक समुचित नहीं होगा जब तक सड़क मार्ग समुचित नहीं होगा, तो शेरशाह सूरी ने सड़क मार्गों का निर्माण कराकर इतिहास में अपने आप को अमर कर लिया। उसने सड़क परिवहन को राष्ट्र के विकास का आधार माना और जनता के लिए और अपने शासन की सुविधा के लिए उसने बंगाल के सोनगांव से लेकर के सिंध नदी तक 2000 मील लंबी पक्की सड़क बनाई, जिससे कि यातायात की उत्तम व्यवस्था हो सके। और उसके लिए उसने यात्रियों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए संतोषजनक प्रबंध भी किए। यह जो ग्रांड ट्रंक रोड है उसका निर्माण शेरशाह सूरी की विलक्षण सोच का परिणाम था और सदियों तक ये जो सड़क है वे सड़क देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। सड़क परिवहन के साथ साथ उसने डाक व्यवस्था को भी सही किया। घुड़सवारों द्वारा डाक को लाने ले जाने की व्यवस्था बनाई गई। उसके आदेश फारसी और नागरी भाषा में होते थे और इसके अतिरिक्त उसने रोहतासगढ़ का किला, दिल्ली में का पुराना किला
और अपने मकबरे का निर्माण कराया। सड़कों के दोनों तरफ छायादार और फलदार वृक्ष लगवाए गए। जगह जगह सरायों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण कराया। और दिल्ली में उसने शहर पनाह बनवाया, जिसे जहाँ लाल दरवाज़ा लगा हुआ है। स्थापत्य के क्षेत्र में भी शेरशाह सूरी का जो योगदान है वह अविस्मरणीय है। उसने स्थापत्य के क्षेत्र में सासाराम में झील के अंदर ऊंचे टीले का निर्माण करवाया। स्वयं का जो मकबरा है वह, उसकी जो स्थापत्य शैली है वह नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक मानी जाती है। इसके अतिरिक्त शेरशाह ने हुमायूं के द्वारा निर्मित दीन पनाह को तुड़वाकर दिल्ली में पुराने किले का निर्माण कराया और किले के अंदर किलाए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त रोहतासगढ़ का दुर्ग, कन्नौज में शेरसूर नामक नगर बसाया और पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। दिल्ली में शेरशाह ने लंगर की स्थापना की, जिसमें प्रतिदिन 500 तोला सोना व्यय होता था। और सबसे बड़ी बात ये रही कि शेरशाह सूरी ने अपने जीते जी अपना मकबरा सासाराम में बनवाना शुरू कर दिया था। इस मकबरे से सासाराम का पूरा दृश्य दिखाई देता है। इनके अतिरिक्त शेरशाह सूरी साहित्य प्रेमी भी था। उसने बहुत सारे दार्शनिक ग्रंथ पढ़ रखे थे, जिसमें सिकंदरनामा, गुलिस्तां, बोस्ता उसे कंठस्थ याद थे। सम्राट बनने के बाद में उसने इतिहास के ग्रंथों और शासकों के जीवन चरित्रों के बारे में बात की और साहित्य के लिए कई दार्शनिकों और विद्वानों को उसने अपने यहाँ शरण दी। मलिक मोहम्मद जायसी, फरिश्ता और बदायूनी जैसे दार्शनिक उसके बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। शेरशाह सूरी के द्वारा जो सड़क निर्माण करवाया गया, ब्रजमंडल में, चौमुहा में सराय, छाता गांव की सराय उसके द्वारा बनाई गई। शेरशाह सूरी ने जो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य किए, उससे उसका शासन वह एक भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ, वह अमर हो गया और उसकी नीतियों का अनुसरण अकबर के द्वारा और अंग्रेज़ों के द्वारा भी किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से शेरशाह की अल्प शासनकाल में ही मृत्यु हो गई। युद्ध लड़ते हुए उसकी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई और शेरशाह की मृत्यु के उपरांत पहले उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के धारण करके सुल्तान बना। लेकिन इस आदिल खां को इसके बाद पुनः हुमायूं ने जो उत्तराधिकारियों के जो कलह थी, उस कलह का लाभ उठाकर 1555 में उसके द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया और एक छोटे से काल में स्थापित सूर वंश को उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया।